साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग पर। मेरी संस्था वीके डायनामिक लीडरशिप सेंटर बहुत सारे प्रोग्राम करती है। हमसे बार बार कहा जा रहा था कि आप डिजाइन थिंकिंग पर भी एक प्रोग्राम हिंदी में करें, जिसकी हमने तैयारी की है और जिसकी आज बात कर रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग का पिछले 10 सालों में प्रचलन बहुत बढ़ गया है और डिजाइन थिंकिंग आज वर्तमान में प्रत्येक कॉरपोरेट हाउस की, प्रत्येक एनजीओ की, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक सोशल बॉडी की, प्रत्येक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की, प्रत्येक हॉस्पिटल की, आप जीवन का कोई क्षेत्र लीजिए, सबकी एक आवश्यकता बन गई है। क्योंकि जैसे जैसे कस्टमर की नीड बदलेगी, सोसाइटी में इवोल्यूशन होगा, वैसे वैसे डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। डिजाइन थिंकिंग पिछले 10 सालों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन के साथ साथ बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि अब कस्टमर रोज टेक्नोलॉजी का नया सॉल्यूशन मांगता है। रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में बढ़ती जा रही है, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, डिफेंस हो, एनजीओ हो, पॉलिटिकल पार्टीज हों, इश्यूज, सोशल इश्यूज हों, या मेरा कोई भी और प्रोफेशन हो। उसका एक कारण है, क्योंकि अब हर आदमी कुछ रोज नया मांगता है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशन या स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। मैं एक डिजाइन थिंकिंग का उदाहरण दूं तो पिछले कुछ दिनों में कवियों ने अपनी कविताओं में नए ढंग से लिखना और उन्हें प्रस्तुत करना, किसी कलाकार द्वारा अपने विचारों की अभिव्यक्ति को अपने ग्राहक के अनुरूप उसकी संतुष्टि के स्तर तक ले जाना, जिसमें कपिल शर्मा का नाम लिया जा सकता है। ऐसे ही एक आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण में लागत की कमी और ग्राहक की सुविधाओं को बड़े तरीके से छोटी सी जगह में ला देना। उद्योग जगत में उदाहरणों की भरमार है। आज हम ऑटोमोबाइल में रोज नए तरह तरह के डिजाइन देखते हैं। आज हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कितने न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी रोज देखते हैं। हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में तो हर 15 दिन में एक नया डिजाइन आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। उस सब के पीछे कारण है हमारे विचारों का आदान प्रदान। उद्योग जगत में, शिक्षण संस्थाओं में या अन्य प्रोफेशनल्स जगहों पर जहां भी हम काम करते हैं, वहां यदि हम देखें तो ऐसा महसूस किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में लगभग 60 से 70 हजार विचार रोज आते हैं। हम उनमें से कितने को प्रोसेस करते हैं, यह है हमारे विवेक, हमारी परिस्थिति, हमारी अनुभव और हमारे एजुकेशन लेवल के ऊपर निर्भर करता है। आंखें सदैव देखती रहती हैं तो कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करती हैं, कान सदैव सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया ऑब्जर्व करते हैं, नाक सदैव सूंघती है तो कुछ ना कुछ नया अनुभव करती है। आंखें कितने रंग देखती हैं, कितनी नई चीजें देखती हैं, कहीं नई टेक्नोलॉजी देखती हैं तो कहीं नई वनस्पति देखती हैं। ऐसे ही त्वचा सदैव हमारी कुछ ना कुछ महसूस करती रही है। तो जो बॉडी की पांचों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वह हमें माइंड को बहुत सारे थॉट देती रहती है। हम उनको कितना ठीक से पोषित करते हैं या कितने नेगेटिव विचारों को निकालकर पॉजिटिव विचारों को आगे बढ़ाते हैं, यही स्टेक होल्डर की सुविधानुसार डेवलप करना, उसकी सुविधाओं का या उसकी समस्याओं का निदान ढूंढना आज के जमाने में अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस के साथ डिजाइन थिंकिंग कही जाती है। और डिजाइन थिंकिंग
के बहुत सारे मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं। सोसाइटी में जैसे आज एंड यूजर का क्या काम आएगा, एंड यूजर के कैसे काम आएगा, एंड यूजर को क्या चाहिए, और एंड यूजर कितना भुगतान इस तरह के आइटमों के लिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी के लिए, इस तरह की चीजों के लिए कर सकता है। या समाज में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे महानगरों में कार पार्किंग की समस्या है या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है। इनका निदान हर किसी को चाहिए और डिजाइन आपकी डिजाइन थिंकिंग से इसके बहुत सारे नए नए सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। नंबर 2, कोरोना काल में अस्पतालों में वेंटिलेटरों की समस्या, या अभी आप देख रहे होंगे तो वैक्सीन की समस्या। ये डिजाइन थिंकिंग का ही कमाल है कि हमें इतनी जल्दी वैक्सीन मिल गई। खेती में कीटाणुनाशक दवाइयों के छिड़काव के लिए नए नए टूल्स अब तो ड्रोन खेती में भी यूज होने लगे हैं। ऐसे ही गांव में या गांव के स्कूलों में बच्चों को हेल्दी फूड कैसे सप्लाई किया जाए, या एनजीओ अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सुविधा को ध्यान रखकर उनके लिए कैसे नए नए बेहतर सॉल्यूशंस सोसाइटी में दे, या उन इलाकों में जहां गर्मी के दिनों में पानी की भयंकर समस्या हो जाती है वहां कैसे सस्ते से सस्ते में पानी पहुंचाया जाए। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको डिजाइन थिंकिंग से दूर किया गया है और धीरे धीरे कल्चर इवॉल्व हो रही है, उनको और दूर किया जा सकता है। ऐसे ही प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन आती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, चाहे वह प्रोडक्ट की हो, चाहे वो प्रोसेस की हो, चाहे वो मार्केट की हो, चाहे वो मेथड की हो। तो उन समस्याओं का समाधान डिजाइन थिंकिंग से खोजा जा सकता है। आज कॉरपोरेट में सबसे ज्यादा समस्याएं कॉस्ट रिडक्शन की हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है, R&D में कुछ नया कर अपने कंपटीटर से आगे निकलने की है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां डिजाइन थिंकिंग रोजाना हमारे काम आती है। तो हमें डिजाइन थिंकिंग को जानना, समझना और अपने जीवन में उनको आगे बढ़ाना, अपने स्टेक होल्डर्स को उनकी समस्याओं का निदान कराना और उनको सॉल्यूशन देना और उन सॉल्यूशनों को रोजाना बेहतर बनाना ही डिजाइन थिंकिंग साधारण भाषा में कही जा सकती है। अब हम समझते हैं व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। यदि मैं सिस्टम के अनुसार समझूं तो डिजाइन थिंकिंग इज एन iterative process in which we seek to understand the users, challenge assumptions, and redefine problems in an attempt to identify alternative strategies and solutions that might not be instantly apparent with our initial level of understanding। एक यह परिभाषा है कि डिजाइन थिंकिंग में कुछ प्रोसेस करके हम अपने स्टेक होल्डर की या अपने कस्टमर की समस्या को समझें, उसके बाद करके उनकी जो चैलेंजेज हैं उनके अजम्पशंस को हम पहले स्वीकार करें और उसकी प्रॉब्लम को हम नए तरीके से रिडिफाइन करें, उसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढें जिससे उसको कुछ बेहतर सॉल्यूशन मिल जाए और उसके उपयोगिता उसको लंबे समय तक बनी रहे। दूसरी डेफिनेशन है डिजाइन थिंकिंग इज एक्सट्रीमली यूजर सेंट्रिक। डिजाइन थिंकिंग वह है जो मेरे यूजर को उसकी क्या समस्या है कैसे दूर की जा सकती है, तो इसमें ह्यूमन को सेंटर में रखा जाता है। इट इज फोकस ऑन ह्यूमन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सीकिंग टू अंडरस्टैंड द पीपल्स नीड, लोगों की आवश्यकताओं को समझना, कम अप विद द इफेक्टिव सॉल्यूशंस, उनको बेहतर जो आज वर्तमान में है उससे बेहतर और सस्ते सॉल्यूशन देना और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही डिजाइन थिंकिंग कहलाती है। और इसको कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बेस्ड डिजाइन थिंकिंग भी कहते हैं। नंबर 3, डिजाइन थिंकिंग इज ए ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। इसमें मानव को सेंटर में रखकर उसकी समस्याओं का एक नए इनोवेटिव तरीके से कुछ नए सोच के साथ, कुछ क्रिएटिविटी के साथ
उसकी समस्याओं को इकट्ठा करना, उन्हें समझना, उनका समाधान खोजना और उनकी सब पॉसिबिलिटीज को नई टेक्नोलॉजी के साथ उनकी आवश्यकता अनुसार उन तक पहुंचाना, जिससे मेरे बिजनेस की सफलता और बढ़े। यही डिजाइन थिंकिंग कही जाती है। तो यदि मैं इनको साधारण भाषा में समझाऊं तो डिजाइन थिंकिंग इज एन इटरेटिव अप्रोच इन विच वी सीक, जिनमें हम तीन चीज ढूंढते हैं। नंबर वन, हम अपने यूजर को ठीक से समझते हैं, यूजर की आवश्यकता को समझते हैं, यूजर की समस्या को समझते हैं, यूजर की नीड को समझते हैं। नंबर दो, उसकी जो अजम्पशंस हैं, उनके चैलेंजेस को भी हम समझते हैं। नंबर तीन, हम उनकी प्रॉब्लम्स को रीडिफाइन करते हैं। क्या करने के लिए? इन एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, जो आज की है उसके और नए तरीके, जितने सॉल्यूशंस आ जाए उनसे बेहतर और अच्छे सॉल्यूशन देकर, दैट माइट नॉट बी इंस्टेंटली अपेरेंट विद आवर इनिशियल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आज वो ऐसा लोगों को लग सकता है कि नहीं है, हो सकते, लेकिन फ्यूचर में वो बहुत ज्यादा बढ़िया सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे एक जमाने में मोबाइल फोन को लोगों ने आराम से एक्सेप्ट नहीं किया था, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बाद में उसके बगैर काम चलता नहीं है। नंबर दो, व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग अप्रोच? यह अप्रोच क्या है? डिजाइन थिंकिंग इज ए ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच, जिसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी सदैव रहती है और यह रैपिड प्रोटोटाइपिंग है, यह रोज बदलती है। ऐसा नहीं है कि जो आज है वह परमानेंट है, नहीं, इसको रोज इनोवेट करना है, रोज उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करना है। नंबर तीन है जेनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज दैट विल ट्रांसफॉर्म द वे ऑफ डेवलप द प्रोडक्ट, जो हमारे या तो उत्पाद की या हमारे सर्विसेज की, जो हम सेवाएं देते हैं या हम जो प्रोसेसेस करते हैं या मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी समस्याओं को बढ़ाती, ठीक करती हैं, उनका उत्तर देती हैं। अतः इसमें तीन चीजों का समावेश है। नंबर वन फिजिबिलिटी, नंबर टू विजिबिलिटी और नंबर तीन डिजायरेबिलिटी। जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक डिजाइन थिंकिंग नहीं आ सकती। और इन तीनों का सेंटर पॉइंट जहां ये तीनों मिलते हैं वही इनोवेटिव और क्रिएटिविटी कहलाती है, वही हमारी डिजाइन थिंकिंग का आउटकम होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजाइन थिंकिंग? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको लोग क्यों चाहते हैं? डिजाइन थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यह हमारी समस्याओं के निदान का उत्तर देती है। कैसे देती है? बाई ऑप्टिमाइजिंग द कंज्यूमर्स नीड, यह मेरे कस्टमर की, मेरे ग्राहक की प्रायोरिटीज को समझती है और उनको प्राथमिकता पर ही समझकर उनका सॉल्यूशन खोजती है। इट रिलाइज ऑन ऑब्जर्विंग विद एम्पैथी, यह उनसे, एम्पैथी का मतलब है किसी भी समस्या का उनके लेवल पर जाकर उन्हीं की भाषा में उन्हीं की तरीके से सोचना, यही एम्पैथी कही जाती है। जब तक मैं उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा, जब तक मैं उनकी समस्या को ठीक से नहीं समझूंगा, जब तक उनकी भाषा में उनसे पूरी प्रॉब्लम को नहीं सोच करूंगा, तब तक मैं किसी भी समस्या का ठीक से निदान नहीं दे सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो डिजाइन थिंकिंग में डेवलप तो किए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि हमने अपने कस्टमर के साथ एम्पैथेटिकली ना तो उनको समझा, ना उनके साथ इंटरेक्ट किया और उनको एक सॉल्यूशन दे दिया। हमें उनके ही माहौल में जाकर उन्हीं के तरीके से, उनके काम करने के तरीकों के तरह ही सोचकर उनकी समस्या का निदान कराना है। यह उत्पादककर्ता के लिए या मेरे एक एम्प्लॉयर के लिए भी उसी तरह से है कि जिस तरह से मेरे एम्प्लॉयर की समस्याएं हैं उनका निदान उसको मिले। अर्थात किसी भी डिजाइन थिंकिंग में तीन चीजों का ध्यान रखा जाना बहुत आवश्यक है। नंबर वन, मेरा बिजनेस कितना ग्रो करेगा,
मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। नंबर 2, मेरे ह्यूमन कितनी मैं नई नौकरी जनरेट कर पाऊंगा, या जो करंट में मेरे एम्प्लॉयमेंट है उनको मेरी वर्क इजीनेस कितनी हो जाएगी, उनको सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कितना होगा, या उनका जॉब सेटिस्फैक्शन कितना बढ़ जाएगा। नंबर 3 है टेक्नोलॉजी की, मेरी जो आज टेक्नोलॉजी है इससे बेहतर टेक्नोलॉजी जो कम एनर्जी में, कम कॉस्ट में बेहतर रिजल्ट देती हो। तो इनके 5 पॉइंटों से हम समझ सकते हैं। नंबर 1, इंस्पायर, यह लोगों को उत्सुकता बढ़ाती है, उनको मोटिवेट करती है ट्रेंड एंड पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। जो मेरा करंट स्टेटस है उसको मैं चैलेंज करूं तब मैं उसको ठीक कर पाऊंगा। नंबर 2, यह एनालाइज करती है कि मेरे पास क्या आज समस्या है, उस समस्या के लिए मेरे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है, या मेरे पास किस तरह की स्किल सेट है, मार्केट में किस तरह की स्किल सेट अवेलेबल है, या मेरे पास जो माइंड सेट है, जो कॉम्पिटेंस लेवल है वो किस तरह का है और इसको किस तरह के कॉम्पिटेंस से डेवलप किया जा सकता है। यह उन चीजों को भी और आपके वैल्यू सिस्टम को, एम्प्लॉयज वैल्यू प्रोपोजिशन को भी समझती है और योर प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन को भी समझती है, और तभी आपको सॉल्यूशन देने में सहायक होती है। नंबर 3 है डिजाइन योर पर्पज एंड वैल्यू प्रोपोजिशन की आप आज जो काम कर रहे हैं उसको नई तरीके से रीडिजाइन करने में कितनी कॉस्ट कमाएगी, या कितना आपके स्टेक होल्डर की वैल्यू बढ़ जाएगी, ताकि वह एक प्रोडक्ट को पहले से बेहतर और कई तरीकों से अपनी नीड की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरल से सरल तरीके से कर सके। इसमें आप ऑटोमोबाइल में, कम्युनिकेशन में, मोबाइल इंडस्ट्री में, मेडिसिन्स में, हर क्षेत्र में, आज शिक्षा के क्षेत्र में, आज हॉस्पिटल्स में, आज केमिकल इंडस्ट्री में, आज मेरी वाइट गुड इंडस्ट्री में, मेरे एनजीओज में एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आप कहीं देखिएगा हर तरफ डिजाइन थिंकिंग का पैटर्न नजर आ रहा है और सबको उसका बेनिफिट हो रहा है। मैं यहाँ एक बात और भी कहना चाहूंगा, जिन्होंने डिजाइन थिंकिंग को ठीक से समझ लिया है उनकी सैलरी में लगभग पिछले 5 सालों में यह डेटा इकट्ठा गया कि प्रतिवर्ष 60% तक की सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है। इसलिए इसको प्रत्येक एम्प्लॉय को भी समझना जरूरी है और एम्प्लॉयर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि डिजाइन थिंकिंग और सस्टेनेबिलिटी आज का प्रमुख विषय बनता जा रहा है। कंपटीशन बढ़ रहा है, रोज नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में टिकना मुश्किल हो जा रहा है। तो हमारा बिजनेस सस्टेनेबल तभी रहेगा जब हमारी डिजाइन थिंकिंग रोजाना बढ़ती जाए। नंबर 4 पर है प्रोटोटाइप, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कि यह अल्टीमेटली मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा। और नंबर 5 है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब है शेयर योर स्टोरी टेलिंग, आप अपने जो आपने अचीव किया है उसको दूसरों को बताइए। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इस सब का पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को इसका फायदा पहुंचे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशन मजबूत हो जाएं, क्योंकि जब आप प्रॉफिट ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट शेयरिंग एम्प्लॉयज को भी अधिक होगी। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग के 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला है द ह्यूमन रूल, जिसको कहते हैं मानवीय नियम। मानवीय नियम का मतलब है कि ऐसा कोई कंटेक्स्ट नहीं है जहां हमारी या तो सोशल प्रॉब्लम हो, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, जिनको हम नए तरीके से कुछ नया सोचकर रिसॉल्व नहीं कर सकते या उनका नया सॉल्यूशन नहीं खोज सकते। अतः इसमें सदैव मानव मानव के लिए और मानव के द्वारा ही कार्य करता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है, फॉर पीपल बाय द पीपल। सेम प्रिंसिपल यहां भी आता है कि यह लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों के लिए ही की जाती है।
नंबर 2 है एम्बिगुइटी रूल्स। लाइफ में एम्बिगुइटी हमेशा बनी रहती है। लोग ये कहते हैं कि ये वू का वर्ड है, वोलेटाइल है, कॉम्प्लेक्स है, अनसर्टेन है और एम्बिगुइटी है। तो एम्बिगुइटी इनएविटेबल है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, ना ये अपने जीवन से खत्म की जा सकती है। लेकिन इसको नए तरीके से अपनी थिंकिंग को रीडिजाइन करके, अपनी सोच को नए सिस्टम के साथ जनरेट करके, कुछ क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ नए तरीके से सोचकर और चीजों को डिफरेंट तरीके से देखकर उनमें कुछ नयापन लाना, कुछ नए सॉल्यूशन देना, इसका प्रमुख सिद्धांत है। नंबर 3 है रीडिजाइन रूल्स। जो वर्तमान में उपलब्ध है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेथड हो, चाहे वो मैन हो, उन सबको रीडिजाइन करना, उनको री कॉम्पिटेंस बनाना, रीलर्न कराना आवश्यक है। इसीलिए मैं ह्यूमन कैपिटल के लिए यह बात हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन कैपिटल को लर्न, अनलर्न और रीलर्न की प्रोसेस में हमेशा रहना चाहिए। और जो लोग इस प्रोसेस को ठीक से समझते हैं वही लोग डिजाइन थिंकिंग के मास्टर बनते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो आज मेरी सोचने का तरीका है कल वह नहीं रहेगा। आज जो मेरे कस्टमर की नीड है वह कल नहीं रहेगी। आज जो मेरे पास मशीन है या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो कल बदल जाएगी। इसीलिए वह रोजाना अपने आप को रीडिजाइन में रखता है, चाहे वो सोशल सर्कमस्टांसेस हो, और अपने को रोजाना इवॉल्व करता है। कल्चर धीरे धीरे इवॉल्व करता है। आदमी की आवश्यकताएं, मानव की आवश्यकताएं रोज बदलती हैं और आगे भी बदलती रहेंगी, क्योंकि मार्केट बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, कस्टमर बदल रहा है, स्किल सेट बदल रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन बदल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का तरीका बदल रहा है, तो सब कुछ बदल रहा है। इवन नए बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, नए वायरस पैदा हो रहे हैं, तो सब कुछ नया है। किसने सोचा था कि कोरोना 1 साल तक हमें घर में बंद कर देगा? तो यह सब हमें, जब तक हम री डिजाइन नहीं करेंगे और अपनी थिंकिंग को डिजाइन करके उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, तब तक अब हम इन चीजों से फाइट नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं बचा सकते। नंबर 4 है टेंजिबिलिटी रूल। मेकिंग आइडिया टेंजिबल। मैं कोई भी चीज बनाऊं वह ऐसी होनी चाहिए जो लोग उसे एक्सेप्ट करें, लोगों में वो नजर आए और मैं लोगों के साथ उसे कम्युनिकेट कर सकूं इफेक्टिवली, लोगों को समझा सकूं, लोग मुझे एक्सेप्ट करें। जब तक इन चारों प्रिंसिपल पर हम काम नहीं करेंगे तब तक हमारी डिजाइन थिंकिंग आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए किसी भी डिजाइन थिंकिंग में इन चारों प्रिंसिपल्स का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 1 ह्यूमन रूल, नंबर 2 एम्बिग्यूटी रूल, नंबर 3 रीडिजाइन रूल और नंबर 4 टेंजिबल रूल। अब हम बात करते हैं हाउ इट वर्क्स और हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इसकी 5 स्टेजेस हैं जिनको हम आगे के वीडियोज में एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस है एम्पैथसाइज। एम्पैथसाइज का मतलब है मैं उसकी समस्या को, मैं जिस भी समस्या का निदान खोज रहा हूँ, वह मेरे कस्टमर की हो सकती है, वह मेरे स्टेक होल्डर की हो सकती है, वह मेरे सप्लायर की हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती है। यदि मैं एनजीओ चलाता हूँ तो मेरे स्टेक होल्डर की होगी। तो मैं पहले उसी को उसी के लेवल पर जाकर उसी तरह के एनवायरनमेंट में, उसी तरह की भाषा में, उसी तरह के आदान प्रदान शब्दों में जाकर समझूं, उनके साथ पूरा कम्युनिकेशन करूं, मैं एक एक चीज समझूं। मैंने एक उदाहरण भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने पहाड़ों पर पानी की समस्या को, पर्टिकुलरली 7 सिस्टर्स स्टेट्स में दूर करने के लिए टैंकर से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। लेकिन पानी की जो कीमत रखी वो 10 लीटर पानी के कैन की कीमत रखी 20 रुपए। उन्होंने लोकल के साथ, लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ बात नहीं की, क्योंकि पहाड़ पर 10 लीटर पानी ले जाना एक औरत के लिए, क्योंकि पहाड़ों पर औरतें ज्यादा काम करती हैं, संभव नहीं है।
इसलिए उन्होंने फिर रीडिजाइन करना पड़ा 5 लीटर का। तो एम्फेसाइज का मतलब यह है कि जहां जो समस्या है उसको उसी के स्तर में जाकर, उसी के लेवल पर, उसी की तरह से, उसी की भाषा में समझना, उसी के एनवायरमेंट में एक्ट करना एम्फेसाइज कहलाता है। नंबर 2 है डिफाइन, कि मैं समस्या को पूरी तरह डिफाइन करूं, उसका कोई भी पहलू मेरे से छूटे नहीं। समस्या क्यों है, समस्या किस किस को है, समस्या के मुख्य कारण क्या है, समस्या के निदान होने से किन किन को कितना कितना क्या क्या कब कब फायदा होगा, ये सब उत्तर जब तक नहीं होंगे तो मैं समस्या को डिफाइन ठीक से नहीं कर पाऊंगा। फिर है आइडिएट, कि मैं नए नए आइडिया पैदा करूं। जब तक मैं उसमें आइडिएशन नहीं करूंगा, जब तक मैं उसमें रोज नया वैल्यू एडिशन नहीं करूंगा, तब तक मैं डिजाइन थिंकिंग को आगे नहीं बढ़ा सकता। डिजाइन थिंकिंग इज ए कंटिन्यूअल प्रोसेस, यह एक दिन की समस्या नहीं है, यह एक दिन की प्रोसेस नहीं है। इसको जानने समझने के लिए हमें हर दिन कुछ नया करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं रोज उसमें रोज जुड़ती जाती हैं और रोज उनका नया सॉल्यूशन आना चाहिए। आप देखेंगे कि बैंकों में पहले समस्या या इंश्योरेंस कंपनियों में पहले समस्या फॉर्म भरने की थी, अब फॉर्म भरने की समस्या नहीं है क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गया। अब समस्या बैंकों में हो गई है धोखाधड़ी की, रातों रात बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है। तो डिजिटलाइजेशन करते वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था, यह आइडिएशन प्रोसेस में नहीं आया था कि इन सब का यह इम्पैक्ट भी आएगा। तो हमें अब साइबर क्राइम के द्वारा उनको रोकना पड़ता है। तो साइबर क्राइम का रोल ही यही है कि वह हर प्रोसेस को पहले एम्फेसाइज करे, डिफाइन करे और फिर आइडिएशन करे। नंबर 4 है प्रोटोटाइप, कि हम एक प्रोसेस डिजाइन करें या एक प्रोडक्ट डिजाइन करें, फिर उसको दिखाएं और फिर उसमें रोजाना वैल्यू एडिशन करें। जब तक हम उसमें रोज नया कुछ नहीं ऐड करेंगे तब तक उसका बेनिफिट नहीं होगा। और नंबर 5वां जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि वह टेस्ट करें, लोगों को दें, लोगों को करने दें, लोगों को समझें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करें। मैं एक कंपनी का उदाहरण देता हूं कि किसी कंपनी में एक मशीन लाई गई, वहां जो वर्कर की हाइट थी वो एवरेज 5 फुट 6 इंच थी और मशीन को 7 फुट पर डिजाइन किया गया, जबकि मशीन पर काम करते वक्त उसका डिजाइन 5 फीट होना चाहिए था। क्योंकि मशीन पर आदमी का जो प्लेटफॉर्म बना वो 1 फीट का था, तो वह जब तक उसे अपनी आंखों से देखेगा नहीं और हाथ से ठीक नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं आती है। तो उसमें फिर सीढ़ी लगानी पड़ी। तो पहले तो एक्सीडेंट बढ़े और नंबर 2 वर्कर्स को अनइजीनेस रही। तो फिर प्लेटफॉर्म के साइज को ऊंचा करना पड़ा। तो इसीलिए यदि आप पहले यदि एम्फेसाइज करते, डिफाइन करते, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि इंजीनियर्स ने समझा ही नहीं। इसलिए जो 5वीं प्रोसेस है कि टेस्ट करें, आप अपने डेटा के साथ देखें और अपने यूजर के साथ देखें। जब तक आप इन चीजों को नहीं देखेंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान दिन प्रतिदिन नहीं दे सकते। और समस्या में नई समस्याएं ऐड होना, आज तक हमने जिस थिंकिंग के साथ जिस समस्या का निदान ढूंढा है, कल उसमें नई समस्याएं और जुड़ जाएंगी। तो यह प्रोसेस कंटिन्यूअल है और उसमें हमेशा प्लान डू चेक एक्ट रहता है कि मैं जो मैंने किया मैं उसको करूं और फिर उसको रिव्यू करूं और रिव्यू करके जितना और उसमें डिजाइन हो सकता है तो डिजाइन थिंकिंग उसमें चलती रहे, तब मैं एक बेहतर प्रोडक्ट अंत में दे पाता हूं। इसके आगे इसके लिए एक माइंडसेट अलग से चाहिए। डिजाइन थिंकर्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उनमें 3 प्रोसेस बहुत तेजी से होती हैं। नंबर 1 इंस्पायरेशन, वो लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों के मन में इच्छा जगाते हैं, लोगों को मोटिवेट कर ऐसा करने का, ओपनली बात करने का एनवायरमेंट पैदा करते हैं और तब उनसे आइडिएशन कराते हैं कि आप आइडिया दीजिए। तब वो अपना ओपनली आइडिया देते हैं और उन आइडिएशन में से बेस्ट आइडिया को कंपनी की प्रोसेस के अनुसार, कस्टमर की नीड के अनुसार फिल्टर कर, सेपरेट कर, डिजाइन कर, उनका इंप्लीमेंटेशन किया जाता है। तो यह प्रोसेस कंबाइंड है, इंस्पायरेशन, आइडिएशन, इंप्लीमेंटेशन, फिर इंस्पायरेशन, आइडिएशन, इंप्लीमेंटेशन। तो यह है डिजाइन माइंडसेट।
डिजाइन थिंकिंग का माइंडसेट जिन लोगों का है वो इन चीजों को कर पाते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग नेगेटिव माइंडसेट के होते हैं, जो ना तो इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कुछ चेंज एक्सेप्ट करते हैं, ना कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस प्रोसेस में फेल हो जाते हैं। इसीलिए आज की आवश्यकता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा लोगों के माइंडसेट को रीडिजाइन किया जाए, और उसकी प्रोसेस में डिजाइन थिंकिंग का बड़ा योगदान है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, जब तक उनको नहीं समझाएंगे, तब तक उनकी एक्सेप्टेबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसके लिए हमें इसके बेनिफिट्स को समझना होगा कि डिजाइन थिंकिंग के किसी भी कार्यस्थल पर क्या क्या फायदे होते हैं। नंबर 1, यह सिग्निफिकेंटली टाइम रिड्यूस करता है टू मार्केट। यदि आपने मार्केट में जाने के लिए या मार्केट तक पहुंचने के लिए, डिजाइन थिंकिंग बहुत तेजी से समय को कम करता है, लीड टाइम घटाता है। With its emphasis the problem solving and finding variable solutions, design thinking can significantly reduce the amount of time spent in design and development, especially in combination with lean and agile. These two words are very important. जहां lean और agile thinking होगी और जहां टीम लीन और एजाइल होगी, वहां आपको मार्केट तक पहुंचने में, या आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस का, या आपके सॉल्यूशन का टाइम बहुत कम होगा। नंबर 2, इसकी कॉस्ट सेविंग और ग्रेट आरओआई है। इन पर जो खर्चा होता है उनके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक है। इसलिए डिजाइन थिंकिंग की प्रोसेस पर प्रतिदिन काम करना, उसको आगे बढ़ाना, किसी भी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत बढ़ाता है। नंबर 3 है इम्प्रूव कस्टमर रिटेंशन एंड लॉयल्टी। यदि आप कस्टमर की, अपने स्टेक होल्डर की नीड को समझते हैं तो उसकी आपके साथ लॉयल्टी और उसका रिटेंशन, लंबे समय तक आपके साथ लगाव बना रहेगा। मैं इसके कुछ उदाहरण देता हूं। कुछ कंपनियां बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती हैं और लोग उस प्रोडक्ट के भरोसे ही उस कंपनी को नहीं छोड़ते हैं। इनमें बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बाय नेम उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो यूजर सेंट्रिक जो अप्रोच रखते हैं, जो कस्टमर की नीड को वैल्यू फॉर मनी करते हैं, जो अपने प्रॉफिट को या जो अपनी प्रोसेसेस को रीडिजाइन करते रहते हैं और उनको फिर कस्टमर के रिटेंशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि मैं अपने कस्टमर के नीड को ध्यान में रखूं और जब तक मैं उसकी नीड फुलफिल करता रहूंगा तब तक वो कस्टमर मेरे साथ रहेगा। तो वैल्यू फॉर मनी या एम्प्लॉयज का अपने कस्टमर के साथ मिलाना। आज की डेट में कुछ एम्प्लॉयर्स ये भी करते हैं कि जो मेरा एंड कस्टमर है वो क्या कहता है, जो मेरे शॉप फ्लोर पर काम करते हैं उनके साथ बातचीत कराते हैं, और जब तक वो उस चीज को दिल से नहीं समझते हैं, बाई हार्ट नहीं समझते हैं, तब तक उस पर काम नहीं करते हैं। तो आज ये भी एक डिजाइन थिंकिंग का फॉर्मूला है कि आप अपने एंड कस्टमर से, अपने शॉप फ्लोर वर्कर की डायरेक्ट बात कराइए, क्योंकि शॉप फ्लोर वर्कर से बेहतर कोई सॉल्यूशन दे नहीं सकता। वह रात दिन समझता है और रात दिन उसमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करता रहता है। नंबर 4 है फोस्टर इनोवेशन। यदि मेरे यहाँ डिजाइन थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है तो मेरे यहाँ क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस बहुत ज्यादा होगी। लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेंगे, किसी भी समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिलेगा, टीम की बॉन्डिंग बहुत अधिक होगी और मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। वर्क कल्चर मेरी बहुत इंप्रूव कर जाएगी। इसीलिए जो डिजाइन थिंकिंग है इसका प्रचलन आज उद्योग में बहुत बढ़ता जा रहा है। नंबर 5 है कैन बी अप्लाइड कंपनी वाइड। यह एक जगह सक्सेस होने के बाद कुछ कंपनियां मल्टी लोकेशंस काम करती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, जैसे केमिकल, एक ही मालिक की बहुत सारी केमिकल हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे सर्विसेज हैं। आज वर्ल्ड वाइड हम काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड कल्चर को देखते हैं। कुछ कंपनियां यूनिवर्स के लगभग 25-25, 50-50 कंट्रीज में काम करती हैं।
तो उनको कंपनी वाइड अक्रॉस द ग्लोब उनको अपनाया जा सकता है, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है। द ग्रेट थिंकिंग अबाउट डिजाइन थिंकिंग इज दैट इट्स नॉट जस्ट ए डिजाइनर्स फॉर डिजाइनर्स, इट लिवरेज ग्रुप थिंकिंग एंड एनकरेज क्रॉस टीम कोलोबरेशन। इससे टीम के साथ कोलोबरेटिवनेस बढ़ जाती है और टीम का कोलोबरेशन बढ़ जाता है। व्हाट्स मोर, इट कैन अप्लाइड वर्चुअली एंड टीम इन एनी इंडस्ट्री। और इसको आज कम्युनिकेशन के साधन इतने ज्यादा हो गए हैं कि बहुत थोड़े समय में अक्रॉस द ग्लोब इसको फैलाया जा सकता है। तो आज हमने बात की है डिजाइन थिंकिंग क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उनके क्या पिलर हैं। इसकी प्रोसेस को फिर अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आपका मेरा इस वीडियो को देखने का, समझने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे इस तरह के वीडियो देखने चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे इस तरह के वीडियो सबसे पहले आपको मिले।